पीछे हमने पढ़ा था मराठाओं में कि प्रथम पेशवा कौन हुए, बालाजी विश्वनाथ, है ना। तो आज हमको मराठाओं में पढ़ना है पेशवा। मराठाओं में छत्रपति शिवाजी और उसके बाद की जो चीजें थी वो तो मैं पढ़ा चुका था पहले, है ना। हमने पढ़ा था कि लास्ट एक संधि संगोला की संधि हुई थी, है ना। और उस संधि के बाद जो है वो सभी अधिकार किसको दे दिए गए थे, पेशवा। छत्रपति का मतलब होता था राजा, पेशवा का मतलब होता था मुख्य प्रधानमंत्री प्रकार का, ठीक है ना। तो अब पेशवा की शुरुआत हो जाती है और पेशवाओं का पद कैसा हो गया था, वंशानुगत हो गया था। वंशानुगत का मतलब क्या है कि जैसे एक पेशवा के बाद उनके पुत्र जो है वही क्या बनेंगे, पेशवा वगैरह बनेंगे। इस परंपरा की शुरुआत हो गई थी। तो इसी परंपरा में हमारे पास सबसे पहले व्यक्ति कौन आते हैं, बालाजी विश्वनाथ आते हैं। आई बात समझ में। हम लोग बालाजी विश्वनाथ से पढ़ना शुरू करते हैं पेशवाओं में। तो इनके बारे में ज्यादा चीजें नहीं है, जो जो बातें हैं तुमको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो, बालाजी विश्वनाथ एक बहुत योग्य व्यक्ति थे। पेशवा का पद जो है ना वो ऐसी किसी को नहीं दिया जाता था, वो बड़ी योग्यताओं को देख करके दिया जाता था। और बालाजी विश्वनाथ उस पद को सुशोभित करने वाले कहा जाता है कि एक ऐसे व्यक्ति कह सकता हूं मैं कि जिनका इस पद पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। समझ रहे हो बात को। जब हम लोग बालाजी विश्वनाथ की बात करते हैं तो ये एक योग्य पेशवा हुए, बहुत ज्यादा योग्य पेशवा हुए। इनकी योग्यता की चर्चा जो है वो बड़ी लंबी हमको इतिहास में देखने को मिलती है। बहरहाल यहाँ पर एक बात का ध्यान रख लेना कि इन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। क्या बोला जाता है, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक। संस्थापक किसको कहा जाता है, शिवाजी को कहा जाता है। तो दूसरा संस्थापक किसको कहा जाता है, दूसरा संस्थापक कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ को, है ना। ये मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक हैं। इनके समय की ज्यादा चीजें नहीं है, जो जो मेन बात है वो ध्यान रख लेनी है। तो एक तो इनको मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। दूसरा तुमको इनके बारे में ध्यान रख लेना है कि इन्होंने कई सारी जगह युद्ध किए, बहुत सारे युद्ध लड़े, जिनमें से 1719 में इन्होंने एक युद्ध लड़ा था। मुगल शासक, मैंने बताया था कि इस समय पे फर्रुखसियर था, बताया था पीछे। इस समय मुगल शासक कौन था, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर को इन्होंने परास्त करने में मदद की थी सैयद बंधुओं की, यानी इस समय पे ये सैयद बंधुओं की मदद कर रहे थे। मैं कह सकता हूं कि इन्होंने परास्त करा था किसको, फर्रुखसियर को, जो कि इस समय का मुगल बादशाह था। उत्तरवर्ती काल में औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल शासक हुए वो बड़े कमजोर मुगल शासक हुए, और उन्हीं में से एक मुगल शासक था फर्रुखसियर, जिसको बालाजी विश्वनाथ इस समय पे क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं, परास्त कर देते हैं। ऐसी जानकारी मिलती है कि बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक इसलिए भी कहा जाता है कि इन्होंने 1719 में एक संधि की थी फर्रुखसियर के साथ। इस संधि को हम लोग कहते हैं दिल्ली की संधि। क्या बोल देते हैं, दिल्ली की संधि। ये जो दिल्ली की संधि है ना, इस दिल्ली की संधि के तहत मराठाओं को दक्षिण भारत में कर वसूली के और राज्य करने के अधिकार मिल गए। यानी मराठा जो साम्राज्य है इसको वैधता, मराठा साम्राज्य को वैधता यानी मराठा साम्राज्य को वेरीफाई कर दिया गया इस संधि के तहत। इसलिए दिल्ली की जो संधि है इसको मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा। इसे मराठाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बात को ध्यान से समझ लेना, यहाँ पर दो बातें हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सामान्य बात है। 1719 में जब फर्रुखसियर को परास्त किया तो फर्रुखसियर से मराठा साम्राज्य के सभी अधिकार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे कौन, बालाजी विश्वनाथ, जिन्होंने मराठा साम्राज्य का अधिकार प्राप्त कर लिया। अभी तक मराठाओं का साम्राज्य कैसा था, वो मुगलों से संघर्ष चल रहा है, दक्कन में निजाम से संघर्ष चल रहा है, बहुत सारी जगह संघर्ष चल रहा है। तो मुगल संघर्ष क्यों कर रहे थे, मुगलों का मानना क्या था, मुगलों का मानना था कि दक्कन के जिस क्षेत्र पर आज मराठा साम्राज्य कर रहे हैं या मराठाओं का शासन चल रहा है दक्कन के जिस क्षेत्र पर, वो दक्कन का क्षेत्र हमारा है, ये मानना था। समझ रहे हो बात को। तो मुगल इस वजह से बार बार हस्तक्षेप करते थे। बालाजी विश्वनाथ ने इस दिल्ली की संधि के तहत 1719 में मराठाओं के साम्राज्य को अधिकार दिला दिए कि वो दक्षिण में शासन कर सकते हैं। इसलिए इस दिल्ली की संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा। आई बात समझ में। तो बालाजी विश्वनाथ से संबंधित दो बिंदु हैं, ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। सीधे सीधे अगर तुमको पूछ लेगा
कि भाई मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसको कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। ये एक योग्य व्यक्ति थे। इन्होंने 1719 में फर्रुखसियर जो उस समय का मुगल शासक था उससे युद्ध किया था, और इसको परास्त करने के बाद इन्होंने इससे दिल्ली की संधि की थी। ये दिल्ली की संधि के तहत मराठाओं का राज्य जो है वो वैधानिक हो गया था। मुगलों की दृष्टि में मराठाओं का राज्य अब वैध हो गया था, समझ रहे हो? इसलिए इस दिल्ली की जो संधि है इसको मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्लियर है? 2-3 बातें हैं, कोई बहुत बड़ी बात यहां से नहीं है। बालाजी विश्वनाथ मराठाओं के पेशवा रहे 1713 से लेकर के और 1720 तक। कब तक रहे? 1720 तक। आई बात समझ में? और 1720 में इनकी हो जाती है मृत्यु। तो 1720 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी मृत्यु बताओ भैया, बालाजी विश्वनाथ ये तो पेशवा है ना, इनके समय छत्रपति कौन होंगे? साहू जी होंगे ना। अरे इस समय पे छत्रपति कौन होंगे? साहू जी होंगे। साहू जी छत्रपति थे इस समय पे। पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। तो जब 1720 के अंतर्गत मृत्यु हो जाती है बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा की, तब इस बात की चर्चा होने लगती है कि अगला पेशवा का पद किसको दिया जाएगा, यानी अगला पेशवा कौन बनेगा, यानी किसको ये सारी जिम्मेदारियां सौंपेंगे। तो बहुत सारे लोगों को संदेह था कि इस समय पे ये पद जो है ना वो बालाजी विश्वनाथ के पुत्र को नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मानते थे कि वो उतने योग्य नहीं है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। समझ रहे हो बात को? जैसे तुम लोग मूवी वगैरह भी देखा होगा बालाजी मतलब बाजीराव मस्तानी वाला, तो उसमें वो मोर पंख को तीर से मारने निशाना लगाने के लिए कहते हैं, है ना? तो मोर पंख वगैरह वो योग्य थे, समझ रहे हो? उन्होंने कई परीक्षाएं दी, बहुत सारी परीक्षाएं दी। उनके समय में बहुत सारे कार्य भी हुए। जैसे अगर हम लोग इस समय पे बात करें तो 1720 के अंतर्गत अब मराठाओं के जो पेशवा हुए वो बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे, जिनका नाम था बाजीराव प्रथम। क्या नाम था? बाजीराव प्रथम। आई बात समझ में? बाजीराव प्रथम जो है वो बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। एक बात का यहां बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना कि बाजीराव प्रथम की योग्यताओं में भी कोई शक नहीं है, ये भी बड़े योग्य व्यक्ति हुए। आई बात समझ में? कहा जाता है कि इन्होंने अपने समय में अनेक युद्ध लड़े। जैसे सबसे पहले इन्होंने हैदराबाद में, इनको पता था, देखो साम्राज्य भारत की स्थिति पता होनी चाहिए दिमाग में, बहुत ज्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं। यहाँ कौन शासन कर रहे हैं? मराठा। यहाँ किसका शासन है? निजाम का शासन है। हैदराबाद दक्षिण के क्षेत्र में किसका शासन था? निजाम का शासन। ऊपर कौन बैठे हुए हैं? मुगल बैठे हुए हैं। तो पता था ना बाजीराव प्रथम को कि भैया अगर मराठाओं के साथ किसी का युद्ध होगा तो यहां दुश्मन बैठा है, यहां दुश्मन बैठे हैं, यहां दुश्मन बैठे हैं, ऊपर दुश्मन है, नीचे दक्षिण में निजाम है। जैसे ही किसी के साथ हमारा युद्ध होगा तो ये सब मौके का फायदा उठाएंगे। ये पता था बाजीराव प्रथम को। तो इन्होंने सबसे पहले अपनी योग्यता को साबित करने के लिए सबसे पहले इन्होंने हैदराबाद के निजाम के पास गए। मूवी में भी दिखाया है ना, दिखाया नहीं दिखाया? मतलब वो बोलता है कि हमने सुना है कि मराठा साम्राज्य में केवल बाजीराव ही बाजीराव है। तो कहता है हमने भी सुना है कि दक्कन में निजाम ही निजाम है, बिना बाकी सब बिना गुठली के आम है। बोलता है नहीं बोलता है? उधर चलता है ना, मूवी में भी देखा होगा तुमने। तो सबसे पहले किसके पास जाता है? निजाम के पास जाता है। निजाम के पास जाता है, निजाम से संधि करने की कोशिश करते हैं बाजीराव प्रथम। जब इस समय पे निजाम के पास जाते हैं तो निजाम को इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया था कि भैया दक्कन का जो निजाम है वो युद्ध के समय पे हम पे हमला नहीं करेगा। दूसरी बात, उसका काम होगा कि वो मराठा साम्राज्य की सीमा सुरक्षा करेगा। मराठा साम्राज्य की क्या करेगा? सीमा सुरक्षा करेगा। और ये सब उन्होंने निजाम से प्राप्त किया था एक संधि के तहत। ये संधि हमारे पास खूब पूछी जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं मुंशी शिवगांव की संधि। क्या बोल देंगे? मुंशी शिवगांव की संधि। तो अगर तुमको पूछेगा ना मुंशी शिवगांव की संधि किस पेशवा के बीच में और किस किस के बीच में हुई थी, तो मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी दक्कन के निजाम और मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के बीच में। आई बात समझ में? इस संधि के तहत क्या स्वीकार किया था? तो निजाम ने यह स्वीकार किया था कि जब मराठाओं पर कोई हमला करेगा तो उस समय सीमा सुरक्षा का काम करेगा कौन? निजाम। क्योंकि दक्षिण में वही था ना मराठा साम्राज्य के, तो दक्षिण की सीमा सुरक्षा का जिम्मा किसका था? निजाम का। इसके अलावा बाजीराव प्रथम कहते हैं कि इन्होंने गुजरात पर भी अभियान चलाया,
गुजरात के भी बहुत सारे क्षेत्रों को विजित किया। इन्होंने अपनी कुशल रणनीति का प्रयोग दिखाते हुए कहा जाता है कि मालवा के क्षेत्र में भी प्रवेश किया। इनके समय में पुर्तगालियों को भी इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से धोया, पुर्तगाल को भी इन्होंने बड़े बढ़िया तरीके से परास्त किया था। आई बात समझ में? इन सभी क्षेत्रों में अपनी योग्यता सिद्ध कर चुके थे बाजीराव प्रथम। समझ रहे हो बात को? कहा जाता है कि इन्हीं के समय पे बुंदेलखंड, बुंदेलखंड जो कि उस समय के, जिसको हम लोग आज बुंदेलखंड का पठार कहते हैं, समझ रहे हो बात को, वो वाला क्षेत्र। तो बुंदेलखंड में इस समय पे अनेक बाह्य आक्रमण चल रहे थे और बुंदेलखंड के राजा थे छत्रसाल। क्या नाम था? छत्रसाल। बुंदेलखंड के राजा थे जिनका नाम क्या था? छत्रसाल। तो छत्रसाल को भी खूब पता था अच्छे तरीके से कि इस समय मराठा साम्राज्य की बागडोर किसके हाथ में है? बाजीराव प्रथम के हाथ। तो बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल बाह्य आक्रमण से वैसे ही परेशान थे। इन्हें लगा कि ये जितने आक्रमण मेरे ऊपर हो रहे हैं, अगर इनमें मेरे को सहयोग मिल जाए किसका? बाजीराव प्रथम का, तो मेरे ऊपर होने वाले इन आक्रमणों से मुझे कोई भी भय नहीं रहेगा। इन्होंने कोशिश की कि बाजीराव प्रथम से ये किसी तरीके की संधि कर लें, समझौता कर लें। समझ रहे हो बात को? इन्होंने बाजीराव प्रथम से सहयोग मांगा। जैसे कि इन्होंने बाजीराव प्रथम से सहयोग मांगा, जब बाजीराव प्रथम यहाँ पे छत्रसाल की मदद करने के लिए गए, तो कहा जाता है कि इस समय बुंदेलखंड पर होने वाली जो आक्रमण वगैरह थे, उन सभी आक्रमणों को बाजीराव ने अपने, जो मैं कह सकता हूं कि शौर्य से, इन सभी आक्रमणों को असफल बना दिया था। समझ रहे हो? बुंदेलखंड पर होने वाले। तो राजा छत्रसाल इनसे खूब प्रभावित थे। इसी बुंदेलखंड अभियान पर जब गए हुए थे राजा छत्रसाल की मदद करने के लिए, तो यही मुलाकात होती है मस्तानी से। किससे मुलाकात होती है? मस्तानी। आई बात समझ में? हंस क्यों रहे हो? किससे मुलाकात होती है? मस्तानी से। तो बाजीराव और मस्तानी, बाजीराव पहले से शादीशुदा थे, इनकी पत्नी थी पहले से, काशीबाई नाम था उसका। समझ रहे हो बात को? हाँ, प्रियंका चोपड़ा नाम नहीं था उसका, काशीबाई नाम था, है ना? तो काशीबाई से जो है ना, वो इनकी शादी वो पहले ही हो चुकी थी, ये शादीशुदा थे। मस्तानी से इनको प्रेम हो जाता है यहाँ पे। समझ रहे हो बात को? तो तब मस्तानी से इनकी शादी हो जाती है। तो इस वजह से बाजीराव मस्तानी, खूब लिखा है इतिहासकारों ने कि इनके बारे में, इस प्रेम प्रसंग के बारे में, बाजीराव और मस्तानी। आई बात समझ में? इन्होंने विवाह कर लिया था किससे? मस्तानी से। अंत समय में इनकी भी 1740 ईस्वी के आसपास हो जाती है मृत्यु। कब मृत्यु हो गई? 1740। 1740 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, इनके समय की एक घटना बताते हैं तुमको, बड़ी जबरदस्त घटना। देखो, इनको पता था कि हमारा साम्राज्य यहाँ है, उत्तर में कौन है? मुगल है। कौन है? मुगल। और दक्षिण में कौन है? निजाम है। समझ रहे हो बात को? इन्होंने क्या किया? पहले निजाम के पास गए और निजाम के साथ संधि कर ली। कौन सी? मुंशी शिवगांव की संधि। निजाम को दे दिया दक्षिण की सीमा सुरक्षा का जिम्मा। ठीक है? ये इतने कूटनीतिज्ञ और इतने चतुर बुद्धि के व्यक्ति थे। यहां से होकर के ये चले गए सीधे मुगल साम्राज्य। कौन सी जगह चले गए? मुगल साम्राज्य। और मुगलों का इस समय पे राजा कौन होगा? मतलब वो क्या नाम था उसका, जो मोहम्मद शाह रंगीला। क्या नाम था उसका? मोहम्मद शाह रंगीला। इस समय पे मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अरे भाई, जिस समय पे ये मराठा पेशवा कब से कब तक रहे? ये मराठा पेशवा रहे थे 1720 से और 1740 तक। और इस बीच में मुगलों का शासक कौन था? उत्तरवर्ती काल में इस समय पे शासक था कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला सेम टाइम पीरियड में शासन कर रहा है। समझ रहे हो? तो बाजीराव गए मोहम्मद शाह रंगीला के पास और मोहम्मद शाह रंगीला से एक संधि करते हुए कहा कि हमें 50 लाख रुपये सालाना दो। मोहम्मद शाह रंगीला का क्यों? तो कहा, देखो, जब भी तुम पर कोई आक्रमण करेगा तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे, इसके लिए तुम हमें 50 लाख रुपए सालाना दोगे। तो मोहम्मद शाह रंगीला को लगा, हाँ ठीक है, ये भी करेंगे सहायता, है ना? तो दे दिया 50 लाख रुपए सालाना, स्वीकार कर दिया देना। इनका उद्देश्य था कि केवल और केवल मुगलों की जो जड़ें हैं ना, उसको कमजोर करो। जितना जड़ कमजोर, इन्हीं का कथन है ना कि मुगल साम्राज्य एक पुराना वृक्ष है, इसकी जड़ें कमजोर हो चुकी हैं, इसकी जड़ पर वार करो, शाखाएं खुद टूट जाएंगी। शाखाएं खुद टूट जाएंगी मतलब जितने छोटे छोटे राज्य हैं आसपास, इनसे आक्रमण का खतरा बना हुआ है, ये तो टूट ही जाएंगे।
मतलब विशाल वृक्ष तो कौन सा है, मुगल साम्राज्य है। तोड़ना किसको है, मुगल साम्राज्य को तोड़। तो इन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला से संधि की कि 50 लाख रुपए तुम हमको सालाना दोगे, बदले में हम तुम्हारी रक्षा करेंगे जब तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा। मोहम्मद शाह रंगीला को भी लगा ये भी ठीक है, दे दिए 50 लाख रुपये। अब पता चला कि 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के समय ईरान का आक्रमणकारी आया नादिर शाह। कौन आया, नादिर शाह। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के समय पे सब लूट करके ले गया, तख्त ए ताउस जिसको मयूर सिंहासन, सोना चांदी हीरे जवाहरात रुपया पैसा सब उठा के ले गया। कौन, नादिर शाह। इधर मोहम्मद शाह रंगीला खत पे खत भेजता रहा बाजीराव को, ठीक है। तो बाजीराव ने मैसेज सीन करके जो है छोड़ दिए, कोई रिप्लाई नहीं दिया, है ना। तो उस समय पे कबूतर वबूतर वाला सीन है, कबूतर चिट्ठी ले जा करके जाता था, है ना। तो मतलब ये है कि अगर कोई संदेश इन्होंने यहाँ से भेजा तो यहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया मराठा साम्राज्य। कौन मदद करेगा दक्कन से, समझ रहे हो बात को। वो तो बेवकूफ था मोहम्मद शाह रंगीला, जिसको समझ नहीं आई ये बात, है ना। ईरान का आक्रमणकारी 1739 में नादिर शाह जब आया तो मराठाओं ने मुगलों की कोई भी मदद नहीं की। मदद करते भी क्यों, वो तो बाजीराव की एक चाल थी कि तुम 50 लाख रुपये हमको दे दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मदद करने के बदले मोहम्मद शाह रंगीला बेचारा पत्र भेजता रहा। इस समय पे नादिर शाह सब लूट करके ले जा देता है दिल्ली से। दिल्ली में कुछ बचा ही नहीं था, मयूर सिंहासन वगैरह जितनी काम की चीजें, जितनी अच्छी चीजें या जितने महंगे रत्न थे ना दिल्ली के अंतर्गत, जितना राजकोष में बचा कुचा था, उस सब कौन ले गया, नादिर शाह। अब देखो मुगलों की रूट कितनी कमजोर हो गई है। एक वो समय था जब औरंगजेब शासक था, औरंगजेब राजकोष से एक पैसा नहीं निकाल रहा है। उसके बाद उत्तरवर्ती काल में आ गए हैं एक से एक राजा, सारे कमजोर राजा। अभी मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में, इसको रंगीला बादशाह कहा जाता है, तुम्हें पता ही है, शराब शुराब पी करके टुल रहता था, है ना। और इसके ऊपर आक्रमण कर दिया नादिर शाह ने। नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया, मराठाओं की अपेक्षा कर रहा है, पहले ही 50 लाख रुपए मराठाओं को दे चुका है। राजकोष में बचा कुचा जो है वो सब कौन ले गया, नादिर शाह। तो अब सोचो मुगल कितनी कमजोर स्थिति में आ गए। धीरे धीरे मुगलों की स्थिति क्या हो गई, बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। मराठा साम्राज्य बढ़ने लग रहा था, परंतु हर साम्राज्य तुम देखोगे कितना विशाल साम्राज्य इतिहास में हुआ हो, वो एक पीक टाइम के बाद धीरे धीरे नीचे आने लगता है। हमेशा सदा किसी की सत्ता यहां नहीं रही है, समझ रहे हो। चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत का निर्माण किया था, समझ रहे हो, लेकिन वो अखंड भारत को बना करके रख सके क्या, मौर्य नहीं बना के रख सके। अशोक के बाद मौर्यों का पतन बड़े बुरे तरीके से हुआ। तो क्या है कि कोई भी साम्राज्य शाश्वत नहीं रहा, चाहे कितना बड़ा साम्राज्य क्यों ना हो। लेकिन इनका एक कथन था, इनका था कि हम साम्राज्य विस्तार करेंगे खूब सारा, समझ रहे हो बात को। तो इसके बाद इनकी जब मृत्यु हो जाती है 1740, अच्छा इनसे क्या क्या चीजें पूछेगा, तुमसे पूछेगा इन्होंने निजाम से कौन सी संधि कर ली थी सीमा सुरक्षा के लिए, तो क्या बोलना है, मुंशी शिवगांव की संधि। इन्होंने कौन कौन क्षेत्र जीता था, गुजरात जीता था, मालवा जीता, किसको हराया था, पुर्तगालियों को हराया था ना। बुंदेलखंड पर होने वाले आक्रमणों को भी इन्होंने क्या बनाया था, असफल बने। क्वेश्चन आएगा बुंदेलखंड के किस राजा की मदद की थी, छत्रसाल। और यही इन्होंने विवाह कर लिया था किसके साथ, मस्तानी वगैरह के साथ विवाह वगैरह हो गया। अब 1740 में हो जाती है इनकी मृत्यु। 1740 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है, इसके बाद अपने पास अगले पेशवा आते हैं। अगले पेशवा थे बालाजी बाजीराव। क्या नाम था, बालाजी बाजीराव। अब देखो थोड़ा सा याद रखना बहुत आसान है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले पेशवा कौन थे, बालाजी विश्वनाथ। दूसरे पेशवा कौन हुए, बाजीराव प्रथम। अभी तीसरे पेशवा कौन हो गए, बालाजी बाजीराव। तो बालाजी विश्वनाथ में से बालाजी उठा लो, बाजीराव, बालाजी बाजीराव याद रहेगा। सबसे पहले वालों को क्या बोला जाता है, बालाजी विश्वनाथ को द्वितीय संस्थापक। क्या कहा जाता है, द्वितीय संस्थापक। पूछेगा मराठाओं को मैग्ना कार्टा प्राप्त करवाने वाले कौन थे, तो क्या बोलना है, बालाजी विश्वनाथ। अधिकार पत्र दिल्ली की संधि के तहत, है ना, फर्रुख सियर से, तो कौन थे, बालाजी विश्वनाथ थे। उनके बाद कौन हुए, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ने निजाम से भी संधि की थी, दिल्ली के राजा से भी संधि की थी। आई बात समझ में, चतुर बुद्धि का प्रयोग किया था। और अभी कौन आ गए हैं, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव जो है ये 1740 में मराठाओं के पेशवा बनते हैं और मराठा साम्राज्य के पेशवा रहते हैं 1761 तक। कब तक रहे थे, 1761। 1761 तक मराठा साम्राज्य के पेशवा कौन रहते हैं, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के संबंध में देखो भैया,
अगर तुम्हारे पास कभी पूछे कि सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किस मराठा पेशवा के समय हुआ, तो सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार इन्हीं के समय में हुआ था, याद रखना। ठीक है भैया, एक तो इनके समय पे क्या हुआ था, सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार। इन्होंने अपने साम्राज्य को खूब सारा फैलाया था, समझ पा रहे हो बात को, साम्राज्य को बढ़ाया था, साम्राज्य का विस्तार किया था। इन्होंने एक नीति का प्रयोग किया। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपना साम्राज्य इतना भयंकर, इनके समय मराठाओं का साम्राज्य फैल गया था। वो साम्राज्य उत्तर में अफगानिस्तान से शुरू होता था। कहां से शुरू होता था, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से शुरू होता था। और दक्षिण में ये साम्राज्य जाता था तमिलनाडु तक। कौन सी जगह जाता था, तमिलनाडु, तमिलनाडु तक जाता था। पूरब में ये साम्राज्य जो है कटक से शुरू होता था। कहां से शुरू होता था, कटक से। आई बात समझ में। अब पश्चिम में ये साम्राज्य जो है वो जाता था अटक तक। कौन सी जगह तक जाता था, अटक, अटक अफगानिस्तान के पास में। तो इन्होंने नीति लेकर के आए कटक से अटक तक की। कौन सी नीति लेकर के आए, कटक से अटक तक की। हम जीतेंगे बोला कटक से अटक तक। अब देखो थोड़ा एक बात समझो कि बालाजी बाजीराव धड़ाधड़ साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं, बहुत तेजी से साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं, समझ रहे हो बात को। ये प्रांत मैं मान लेता हूं कि ये वाला प्रांत जो है ये है बंगाल प्रांत। कौन सा प्रांत है, बंगाल। आई बात समझ में, ये बंगाल। तो बंगाल प्रांत में ही उस समय पे पड़ता था उड़ीसा, आज का ये वाला क्षेत्र है ना। उड़ीसा में जगह पड़ती है कटक। कौन सी जगह पड़ती है, कटक। आई बात समझ में। कटक में ही सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, कटक में ही चावल अनुसंधान केंद्र वगैरह है। कटक कहां पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, समझ गए बात को। तो इन्होंने सोचा कि हम साम्राज्य विस्तार करेंगे कटक से लेकर के, और अफगानिस्तान में पड़ता है अटक। कहां तक, अटक तक। अब सोच करके देखो कि जो आदमी भारत को तो जीत ही चुका है, लगभग सारे भारत को इन्होंने जीत लिया। मराठा साम्राज्य में बालाजी बाजीराव संपूर्ण भारत के दक्षिणवर्ती राज्यों को, छोटे छोटे राज्यों को जीत चुके हैं। अब इन्होंने तैयारी करी कि ये जो है अटक पर अभियान चलाएंगे, अफगानिस्तान के पास में अटक पर। समझ पा रहे हो बात को, अटक पर अभियान चलाने की कोशिश करेंगे। अभी अगर हम बात बंगाल की करें तो पीछे मैंने तुम्हें बताया था कि बंगाल का नवाब था अलीवर्दी खां। क्या नाम था, अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां को भी मराठाओं ने परास्त किया था, नहीं किया था। और अलीवर्दी खां पर कर लगा दिया था चौथ कर। कौन सा कर लगा दिया था, चौथ। ये पढ़ाया था ना मैंने, चौथ कर लगा दिया था अलीवर्दी खां पे। अभी मराठा देखो क्या चाह रहे हैं, बालाजी बाजीराव देखो क्या चाह रहे हैं कि कहां तक जीत लें, अटक तक जीत लें। तो अटक पड़ता था अफगानिस्तान के पास में, और इस अफगानिस्तान की इस वाली भूमि का जो शासक था उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। क्या नाम था, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। कहा जाता है कि जब इन्होंने अपने साम्राज्य को रोका ही नहीं, देखो वो मराठा जो छत्रपति शिवाजी से शुरू हुए थे और अफगानिस्तान तक पहुंच गए, तमिलनाडु तक, पूरब में कटक से अटक तक की बात कर रहे हैं, वो मराठा साम्राज्य जो छोटा सा साम्राज्य था। और जब यहां अटक पहुंचे तो इन्होंने अहमद शाह अब्दाली के कुछ क्षेत्रों पर भी आक्रमण किए, जिस कारण वहां से अहमद शाह अब्दाली भड़क गया। भड़कना था ही, ऑब्वियस सी बात थी, है ना। मराठा सोचो कहां से अभियान चला रहे हैं, यहां मराठा साम्राज्य, और यहां से अभियान चला रहे हैं कहां, अफगानिस्तान पे। तो बहुत लंबा सैन्य अभियान नहीं था, और सैन्य अभियान तो छोड़ो, मराठा अपने सैन्य अभियानों में तीव्र तरीके से मात देने में विश्वास रखते थे, बड़े भयंकर तरीके से मात देते थे। आई बात समझ में। इन्होंने, मराठाओं ने जितने युद्ध लड़े वो बड़े तेजी से युद्ध लड़े, अपनी शक्तियों का विस्तार देखो कितनी जल्दी किया। 1674 में तो छत्रपति शिवाजी ने राज्याभिषेक ही करवाया था, और अभी तक देखो क्या शक्तियां बढ़ाई मराठाओं ने, है ना। तो ये शक्तियां जब अहमद शाह अब्दाली के पास तक पहुंची तो अहमद शाह अब्दाली के कुछ क्षेत्रों पर इन्होंने आक्रमण वगैरह कर दिया, जिसके बाद अहमद शाह अब्दाली वहां भड़क गया, और अहमद शाह अब्दाली मराठाओं से युद्ध करने के लिए आया भारत में। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से भारत में मराठाओं के साथ युद्ध करने आया। इसी युद्ध को हम लोग इतिहास में कहते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध। क्या बोल देते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध। ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध था, ये तीसरा युद्ध जो है किस किस के बीच में हुआ था, तो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा। किस किस के बीच में हुआ था, ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा। अहमद शाह अब्दाली को मराठाओं ने ही छेड़ा था, है ना।
और इस वजह से अहमद शाह अब्दाली आ गया था भारत में। आई बात समझ में? ये युद्ध पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761। इसी पानीपत के तृतीय युद्ध में एक तरफ अहमद शाह अब्दाली और दूसरी तरफ कौन थे? मराठा। लेकिन इस युद्ध में मराठा हो जाते हैं पराजित। मराठाओं को देखनी पड़ गई थी इस युद्ध में पराजय, और कहते हैं कि बालाजी बाजीराव को पराजय की आदत नहीं थी, इनको एक ही चीज की आदत थी, वो थी विजय की। समझ रहे हो बात को? जब ये युद्ध हारे तो इस युद्ध में इतने बुरे तरीके से उनको इस युद्ध ने आहत किया कि उनको मतलब कहते हैं कि बड़ा गहरा सदमा लग गया था बालाजी बाजीराव को। और इसी युद्ध के बाद उस समय के जो पेशवा थे बालाजी बाजीराव, कुछ समय बाद उनका इसी सदमे के कारण निधन हो गया था। तो बालाजी बाजीराव की हो जाती है मृत्यु। समझ गए बात को? और बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद मराठाओं के अगले पेशवा बनते हैं जिनका नाम था माधव राव। क्या नाम था? माधव राव। अच्छा देखो, अभी तक हमने जो जो मराठा पेशवा पढ़े उसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या वगैरह नहीं? देखो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बताया था कि सबसे पहले हमने पढ़ा था किसको भैया? सबसे पहला पेशवा पढ़ा था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को पढ़ा था। बालाजी विश्वनाथ कैसे व्यक्ति थे? एक योग्य व्यक्ति। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसको कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ। दूसरा, अगर तुमको पूछ रहा है कि इन्होंने किस मुगल शासक से मराठाओं का अधिकार पत्र प्राप्त किया था, तो फर्रुखसियर। क्लियर है इतना? फर्रुखसियर से अधिकार पत्र प्राप्त किया था। 1719 में इन्होंने दिल्ली की संधि की थी। कौन सी संधि की थी? दिल्ली की संधि। और इस दिल्ली की संधि के तहत मराठा साम्राज्य को वैधानिक अधिकार मिल गए। कैसे अधिकार मिल गए थे? वैधानिक अधिकार। इन्हीं वैधानिक अधिकारों को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। आई बात समझ में? इसके बाद 1720 में हो जाती है बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु, जो पहले पेशवा थे। और इनके बाद इनके पुत्र बाजीराव प्रथम जो है ये पेशवा बनते हैं 1720 से 1740 तक। और बालाजी जो बाजीराव प्रथम थे उन्होंने सबसे पहले संधि की थी किससे? निजाम से। निजाम से कौन सी संधि की थी? मुंशी शिवगांव की संधि। इन्होंने जीता गुजरात, मालवा, पुर्तगाल के भी कुछ क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। आई बात समझ में? ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल की भी मदद की थी, और उनकी मदद सफल तरीके से की थी। बुंदेलखंड पर होने वाले आक्रमण को कर दिया था असफल। यही इनका विवाह हुआ था किसके साथ? मस्तानी के साथ। तब बाजीराव मस्तानी वाली प्रेम कहानी चलती रहती। दूसरा, इन्होंने मैंने बताया कि उस समय के मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला से संधि के तहत कितने रुपए ले लिए थे? 50 लाख वार्षिक। समझ रहे हो बात को? जो उनकी सुरक्षा के लिए इन्होंने लिए थे। लेकिन जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ तो बाजीराव प्रथम नहीं गए। वो तो जाते भी क्यों? वो एक कूटनीति थी। समझ रहे हो बात को? आगे चल करके 1740 में हो जाती है बाजीराव प्रथम की मृत्यु। और जब बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है तो अगले मराठा पेशवा कौन आते हैं? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के समय पे मराठाओं का सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार। इस समय मराठाओं का साम्राज्य उत्तर में कहां से शुरू होता था? अफगानिस्तान। और दक्षिण में कहां तक जाता था? तमिलनाडु। पश्चिम में देखें अगर कहां से? कटक से। और पूर्व में कहां तक? अटक तक। ये मराठाओं का साम्राज्य था किसके समय? बालाजी बाजीराव। याद रहेगा इतना? अरे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है क्या इसमें? कोई समस्या वगैरह? अच्छा, इन्होंने किस, अगर तुमको पूछ ले रहा है कि किस बंगाल के नवाब को इन्होंने परास्त किया था, तो क्या बोलना है? अलीवर्दी खां। और इसके ऊपर कौन सा कर लगा दिया था? चौथ कर। इन्हीं के समय पे हुआ था। देखो अफगानिस्तान तक गए थे ये लड़ते लड़ते, तो अफगानिस्तान में भड़क गया था इनके ऊपर कौन? अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में होता है पानीपत का तृतीय युद्ध। ये तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 को। क्लियर है इतना? इस युद्ध के बाद की कहानी देखोगे तो अगले मराठा पेशवा कौन आ जाते हैं? माधवराव। इस युद्ध में झेल नहीं पाए थे बहुत ज्यादा, मतलब इस युद्ध की हार को, बालाजी बाजीराव। और इसके कुछ समय बाद उनकी हो जाती है मृत्यु। तो अब अगले मराठा पेशवा कौन आते हैं? माधवराव। माधवराव के समय आने आने तक मराठाओं की शक्तियां काफी क्षीण हो चुकी थी बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद।
तो इन्होंने कोशिश की कि मराठाओं की राज्य स्थिति को पुनः वापस बदला जाए, पुनः मराठाओं के साम्राज्य को सशक्त बनाया जाए, मराठा साम्राज्य को दोबारा शक्तिशाली करने का कार्य किसके द्वारा किया गया? तो क्या बोलना है? माधवराव। इन्होंने कोशिश की थी कि ये मराठा साम्राज्य को दोबारा क्या बना दे? शक्तिशाली बना दे। इसके लिए इन्होंने निजाम से वापस संधि भी कर ली थी, निजाम को भी अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर वापस ले आए थे। समझ गए बात को? कहा जाता है कि इन्होंने निजाम पर भी अधिकार कर लिया था और इस समय मैसूर राज्य के अंतर्गत उद्भव हो चुका था हैदर अली का। किसका? हैदर अली। हैदर अली को भी और निजाम को भी, दोनों के दोनों को चौथ कर देना जो है इन्होंने बाध्य कर दिया था कि हैदर अली भी और हैदराबाद का निजाम भी मराठाओं को चौथ कर देगा। कौन सा कर देगा? चौथ कर। इन्होंने दोनों पर चौथ कर लगा दिया था माधवराव ने। समझ गए बात को? कहा जाता है कि मुगल बादशाह इस समय पे, माधवराव के समय पे था शाह आलम द्वितीय। क्या नाम था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह था, उसने इन्हीं के समय पे मराठाओं का संरक्षण ले लिया था। उसने जो है स्वयं को मराठाओं की शरण में घोषित कर दिया था और शाह आलम द्वितीय जो है वो इस समय पे मराठाओं को स्वयं का संरक्षक घोषित कर लेता है या मराठाओं की संरक्षण में चला जाता है। मुगलों का साम्राज्य समझ गए, पतन देख पा रहे होंगे, है ना? तो शाह आलम द्वितीय किसके शरण में चले गए थे? मराठाओं के शरण में। आई बात समझ में? और मराठाओं ने इनको दे दिया था संरक्षण। किसके समय पे ये सब कुछ हो रहा है? तो माधवराव के समय। माधवराव के बाद धीरे धीरे मराठा पेशवा भी कमजोर पड़ने लगे थे, मराठाओं की शक्ति भी जीर्ण क्षीर्ण होने लगी। तीन मेन पेशवा हैं, शुरू वाले तीन, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव। समझ रहे हो? माधवराव ठीक ठाक व्यक्ति थे, योग्य व्यक्ति थे, परंतु इसके बाद जो है अगले मराठा पेशवा आए नारायण राव। कौन आए थे? नारायण राव। नारायण राव अगले मराठा पेशवा हुए। नारायण राव के संबंध में भी कहा जाता है कि भैया इनके समय में भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं हुआ। आई बात समझ में? नारायण राव के बाद अगले पेशवा आते हैं जिनका नाम था माधवराव नारायण राव। क्या नाम था? माधवराव नारायण राव। नारायण राव, इनके समय में भी कोई बहुत विशेष घटना नहीं है। और इनके बाद मराठाओं के पेशवा हुए जिनका नाम था बाजीराव द्वितीय। क्या नाम था? बाजीराव द्वितीय। तो बाजीराव द्वितीय जो मराठा पेशवा थे, इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि ये मराठाओं के अंतिम पेशवा थे। सबसे लास्ट पेशवा कौन हुए? बाजीराव द्वितीय। क्लियर है इतना? बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की जो है ना वो शरण ले ली थी, अंग्रेजों का अधीनता स्वीकार करने के लिए ये बाध्य हो गए थे। समझ गए बात को? इन्होंने अंग्रेजों को अधीन स्वयं को डाल दिया था। इन्होंने कहा था ठीक है स्वीकार करते हैं अंग्रेजों के अधीन। एक संधि हुई थी, बसीन की संधि। उस संधि के बाद इन्होंने स्वयं को अंग्रेजों के अधीन कर लिया था, है ना? अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। क्लियर है इतना? तो अंतिम मराठा पेशवा अगर तुमसे पूछ लिया जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे भैया? बाजीराव द्वितीय। यहां मैंने तुमको एक चीज बताई थी, यहां पर देखो ध्यान से समझना। बालाजी बाजीराव के बारे में बताया था ना, बालाजी बाजीराव के बारे में बताया था। देखो बालाजी बाजीराव के बारे में तुमको ध्यान रखना है कि इनका मूल नाम था नाना साहेब। एक और नाना साहेब आगे आएंगे हमारे पास, वो वाले नाना साहेब नहीं। अगर कभी तुम्हारे पास पेपर में पूछा कि इनका मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम क्या था? नाना साहेब। अब आगे चल करके एक और नाना साहेब आएंगे। देखो अंतिम मराठा पेशवा कौन हुए? बाजीराव द्वितीय। समझ पा रहे हो बात को? और बाजीराव द्वितीय जब मराठा क्षेत्र मतलब मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, तो मुगल इनको कहते हैं कि देखो भैया एक बात सुनो, बोला समझो बात को, बोला ध्यान से, मतलब सॉरी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो अंग्रेज इनको क्या कहते हैं? देखो ये मराठाओं का क्षेत्र था, समझ रहे हो बात को? अंग्रेजों ने कहा कि इस एरिया से तुम्हें कितना राजस्व प्राप्त होता है। राजस्व समझ पा रहे हो ना? टैक्स वगैरह, है ना? इस क्षेत्र से मराठा साम्राज्य से तुम्हें कितना टैक्स मिलता है? इन्होंने बताया जी हमको इतना टैक्स मिलता है। बोला तुम्हें सेना कितनी रखनी पड़ती है? बोला बहुत विशाल सेना रखनी पड़ती है।
बोला तुम्हारे राज्य के प्रबंधन की चिंता रहती है नहीं रहती? बोला बहुत चिंता रहती है, कब कौन आक्रमण कर ले और तुम ही कम हो, कब आ जाओ पता नहीं, है कि नहीं है? तो पूछ रहा है, बोला भला कि कौन कोई चिंता रहती नहीं रहती, तुम्हारी चिंता तो सबसे ज्यादा है ना? तो अंग्रेजों ने कहा कि क्यों ना एक काम कर दो कि हम आपको 20 वर्षों तक जो है, हम आपको जो है ना वो पेंशन दे देंगे। क्या दे देंगे? पेंशन। पेंशन दे देंगे, और ये पेंशन जो होगी वो इतनी पेंशन होगी जितना आपको आज भी टैक्स मिलता ही है अपने राज्य में, जितना आप आज भी कमाते ही हो, हम आपको उतने ही पैसे दे देंगे। बस शर्त एक है, आप इस क्षेत्र को छोड़ करके कानपुर चले जाओ। कहां चले जाओ? कानपुर। इनको भी लगा ठीक है, काम वाम कुछ करना नहीं है, कानपुर में बैठे पेंशन खाएंगे, है कि नहीं? अब पेंशन वगैरह अंग्रेज दे ही रहे थे। अंग्रेज कितने तेज थे, उन्होंने इस वाले क्षेत्र का राजस्व अपने हाथ में ले लिया, यहां खुद टैक्स वसूला, उसी में से घूस दे दिया कानपुर में बैठा करके। किसको? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय कानपुर में बैठे बैठे अंग्रेजों से पेंशन लेते रहे। बाद में पता चला कि बाजीराव द्वितीय जो है ना, उनका कोई पुत्र नहीं हुआ, इनका अपना कोई भी क्या नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ। तो इन्होंने एक को गोद ले लिया, गोद दत्तक पुत्र है ना, गोद ले लिया इन्होंने। तो इन्होंने जिसको गोद लिया उसका नाम था धोंदू पंथ। क्या नाम था? धोंदू पंथ। धोंदू पंथ यानी इनको भी कहा जाता है नाना साहेब। क्या बोला जाता है? नाना साहेब। अब ये तो चले गए कहां? कानपुर चले गए थे ये, समझ रहे हो? अब गोद ले लिया अपना एक बेटा नाना साहेब वगैरह, समझ रहे हो? तो जैसे ही इन्होंने बेटे को गोद लिया, बाजीराव द्वितीय की जब तक मृत्यु नहीं हुई तब तक अंग्रेज बराबर पेंशन भेजते रहे। अब बाजीराव द्वितीय के बाद धोंदू पंथ को लगा कि पेंशन अब मेरे नाम आएगी, समझ रहे हो बात को? तो अंग्रेजों ने पेंशन देना कर दिया बंद। और अंग्रेजों ने पेंशन देना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि लॉर्ड डलहौजी की हड़प की नीति तो सबको ही पता होगी। जिस राजा का अपना पुत्र नहीं है, उस राजा की रियासत अंग्रेज अपने अधिकार में ले लेंगे। इसी को तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, इसी को तो हड़प की नीति कहा जाता है। आई बात समझ में? ले लिया सारे राजाओं की रियासत। इधर नाना साहेब धोंदू पंथ चिल्लाते रह गए, पेंशन, हमारा राज्य छीन लिया, पेंशन दो हमारी, ये वो सो। अंग्रेजों ने एक नहीं सुनी। बाद में जब इनको मौका मिला, ये आदमी तो अंदर से खूब भरा होगा ना कि एक बार मौका मिल जाए, इन्हें धोखा किया, होता नहीं होता? ऐसा आदमी को दुख होता ही है। तो ये जब बिल्कुल ठीक मौका देखे हुए थे, अंग्रेज भारत में सबसे ज्यादा कुटाई अंग्रेजों की हुई थी 1857। कब हुई थी? 1857। उसी 1857 में कानपुर से कूद गए थे कौन? नाना साहेब, जिनका मूल नाम था धोंदू पंथ। और ये क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि अंग्रेजों ने इनकी पेंशन बंद कर दी थी। समझ रहे हो बात को? 1857 की क्रांति में हथियार उठा लेंगे, आगे पढ़ेंगे हम इनके बारे में, समझ रहे हो? तो यही मराठाओं की आगे की स्थिति हुई, समाप्त मराठा साम्राज्य। लेकिन इस मराठा साम्राज्य की समाप्ति से पहले हमें कुछ चीजों पर ध्यान देना है, और वो है आंग्ल मराठा युद्ध और अंग्रेज और मराठाओं के बीच में हुई संधि। आई बात समझ में? यहां तक तुमको ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति में धोंदू पंथ क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि पेंशन नहीं मिल रही थी। और पेंशन इनको मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी? मिलनी चाहिए थी। वैसे तो मराठा क्षेत्र ले लिया था अंग्रेजों ने पूरा, लेकिन ये गोद लिए हुए पुत्र थे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत यानी हड़प की नीति के तहत सबसे पहले 17 रियासत वगैरह हड़प ली थी या नहीं हड़प? ऐसे बहुत सारी रियासतें हड़प ली, इनकी भी रियासत हड़प लेते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, समझ रहे हो बात को? तो रियासत वगैरह अब अंग्रेजों ने हड़प ली, ये 1857 की क्रांति में लड़े। 1857 की क्रांति इसलिए तो सफल नहीं हुई, ये लड़ रहे हैं कि हमारी पेंशन नहीं मिली। रानी लक्ष्मीबाई इसलिए लड़ रही हैं कि गोद लिए बेटे को राजा नहीं बनाया जा रहा है। समझ पा रहे हो बात को? कोई इसलिए बहादुर शाह जफर इसलिए लड़ रहे हैं कि हमको वो राजा वाला शाही सम्मान नहीं मिल रहा है। समझ रहे हो बात? तो सब अपने मतलब के लिए लड़ रहे हैं। राष्ट्र भावना का तो कोई जिक्र ही नहीं था, दूर दूर तक कोई नेतृत्व तो नहीं था, बस लड़ रहे हैं, है ना? मौका मिला तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। चलो आगे देखेंगे अब हम लोग कुछ और चीजों को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं आंग्ल मराठा युद्ध।
थोड़ा ध्यान से समझते हुए चलना इस कॉन्सेप्ट को। आंग्ल मराठा युद्ध, अंग्रेज और मराठाओं के बीच होने वाले युद्ध। जब हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं तो इस आंग्ल मराठा युद्ध में तुमको ध्यान रखना है युद्ध कितने हुए, 3। अच्छा देखो इनको सबको याद करते हुए चले जाओ। देखो कितने आंग्ल मराठा युद्ध हुए, 3। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, लिख देते हैं पहले, फिर कौन सा मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। कितने आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे टोटल बताओ, 3। ठीक है भाई, और इस तीनों आंग्ल मराठा युद्ध की कुछ विशेष बातें हैं, जितना जितना यहां से हमको ध्यान रखना है उतना याद रख लेना। ठीक है भाई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए सन। क्या पता होना चाहिए? सन। तो मराठा युद्ध कितने हुए थे? 3 हुए। पहला 1775 में, कब हुआ था? 1775। 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो गई और ये कब तक चला था? तो 1782 तक। कब तक चला था? 1782 तक। समझ गए बात को? दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ था 1803 में। कब शुरू हुआ था? 1803। और ये कब तक चला था? ये चला था 1805 तक। कब तक चला था? 1805। समझ गए बात को? तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ था 1817 में। कब शुरू हुआ था? 1817। और अंतिम ये समाप्त हो गया कब? 1818। 1818 यानी जब जो है अधीनता वगैरह स्वीकार कर लेते हैं कौन? बाजीराव द्वितीय। तो तभी तक ये युद्ध चले थे। आई बात समझ में? देखो भैया यहाँ पे तक अगर तुमको पूछेगा कि कितने युद्ध हुए थे आंग्ल मराठा युद्ध, क्या बोल रहे हैं? देखो 3। पहला कब से कब तक हुआ था? 1775 से 82 तक। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818। पूछता है इनके बीच में हुई संधियां, क्या क्या पूछता है? संधि। तो पहले प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय की संधि देख लेते हैं। इस युद्ध के दौरान 3 संधियां हुई थी। कितनी संधियां हुई थी? 3। ये केवल वो संधियां हैं जो मराठा और अंग्रेजों के बीच हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? मराठा और अंग्रेज। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान कितनी संधि हुई थी बताओ? 3। सबसे पहली संधि है सूरत की संधि। कौन सी संधि है? सूरत की संधि। सबसे पहली संधि है सूरत की संधि। याद रखना है युद्ध शुरू हुआ 1775 में, उसी समय पे एक संधि हुई थी जिस संधि को कहते हैं सूरत की संधि। क्लियर रहेगा इतना? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरी संधि है पुरंदर की संधि। अब पुरंदर की संधि जय सिंह मत बोल देना, वो जय सिंह और शिवाजी के बीच में अलग है। समझ रहे हो? ये मराठा और अंग्रेजों के बीच की बात कर रहे हैं। दूसरी संधि कौन सी हो जाएगी? पुरंदर की संधि। अगर तुमको पूछ रहा है ये पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो इसके अगले ही वर्ष 1776। कब हो गई थी? 1776। और ध्यान रख लेना है एक संधि है जिसको हम कहेंगे सालबाई की संधि। क्या बोलेंगे? सालबाई की संधि। क्वेश्चन आएगा सालबाई की संधि कब हुई थी? तो ये संधि हुई थी 1782। कब हुई थी? 1782। तो अभी देखो भैया 75 से 82 तक कौन सा आंग्ल मराठा युद्ध चला था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और इस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान कितनी संधियां हुई है? यहाँ पे 3। कौन कौन 3 संधियां हुई है? सूरत की संधि 1775, दूसरी कौन सी है? पुरंदर की संधि 1776, सालबाई की संधि 1782। क्वेश्चन आएगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? आंसर क्या हो जाएगा? सालबाई की संधि। अरे बता दोगे ना इतना तो? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? सालबाई की संधि। अब देखो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान संधि। इस दौरान भी तुमको 2 प्रमुख संधि ध्यान रख लेनी है। कितनी संधियां ध्यान रख लेनी है? 2, जिनमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट संधि है। यह संधि है बसीन की संधि। कौन सी संधि है? बसीन की संधि। इस बसीन की संधि को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। बसीन की संधि ध्यान से समझ लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट संधि है, पेपर में खूब पूछी जाती है। पूछेगा अंग्रेज तथा मराठाओं के बीच में
प्रसिद्ध बसीन की संधि कब हुई थी? तो याद रखना ये संधि हुई थी 1802 में। कब हुई थी? 1802। ठीक हो गया। 1802 3 में युद्ध शुरू हुआ, समझ रहे हो बात को? युद्ध से थोड़ा पहले ये संधि हो गई थी। इस संधि में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी इसी संधि के द्वारा, समझ रहे हो बात को? फिर हमारे पास इसी युद्ध के समय पे एक संधि होती है जिसको कहते हैं देवगांव की संधि। क्या बोल देते हैं? देवगांव की संधि। इस युद्ध के समय एक संधि हुई थी, देवगांव की संधि। ये जो देवगांव की संधि है ये बड़ी महत्वपूर्ण संधि है, देवगांव की संधि। अगर क्वेश्चन आएगा किस वर्ष अंग्रेज और मराठाओं के बीच देवगांव की संधि हुई, तो 1803। क्लियर है इतना? अब आ जाते हैं, देखो भैया, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध या इससे जस्ट पहले कौन कौन संधियां हुई थी अंग्रेज और मराठाओं के बीच में। इस समय की कुछ संधियां जो तुमको ध्यान रखना है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नजदीक, उससे ठीक पहले या उस समय हुई थी, उस युद्ध के दौरान, समझ रहे हो बात को? तो इनमें तुमको एक संधि याद रख लेनी है जिसको हम कहते हैं नागपुर की संधि। क्या बोल देते हैं? नागपुर की संधि। नागपुर की संधि। अब नागपुर की संधि है एक, समझ पा रहे हो? क्वेश्चन आएगा ये संधि किस वर्ष हुई थी? संधि से ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, है ना? क्वेश्चन में अगर पूछ रहा है किस वर्ष, तो 1816। कब हुई है? 1816। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब शुरू हुआ? 1817 में। और कब तक चला? 1818 तक। समझ पा रहे हो बात को? उससे जस्ट पहले कौन सी संधि हुई है? नागपुर की संधि। नागपुर की संधि के बाद एक संधि हुई ग्वालियर की संधि। कौन सी संधि हुई? ग्वालियर की संधि। यहां पे क्वेश्चन आएगा ग्वालियर की संधि। अंग्रेज और मराठाओं के बीच ग्वालियर की संधि किस वर्ष हुई? ध्यान रखना है, अंग्रेज और मराठाओं के बीच ग्वालियर की संधि हुई थी 1817। क्लियर है इतना? इसके अलावा एक संधि हुई जिसको हम लोग कहते हैं पूना की संधि। क्या बोल देते हैं? पूना की संधि। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आ रहा है, देखो कितना सिंपल है। 1816 में कौन सी संधि हुई थी? नागपुर की संधि। 1817 में ग्वालियर की संधि। पूना की संधि भी बोल देना है, कब हुई है? 1817 में। 1817। और एक संधि जो तुमको ध्यान रख लेनी है वो संधि है मंदसौर की संधि। कौन सी संधि है? मंदसौर की संधि। ये जो मंदसौर की संधि है, पूछेगा ये संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1818। कब हो गई थी? 1818। क्लियर है इतना? ये था मराठा और अंग्रेजों के बीच हुई संधि और युद्ध वगैरह। एक बार मेरे साथ बोलोगे फटाफट, कुछ और चीजें रह गई हैं अभी, वो भी बतानी है, ध्यान देना है। सबसे पहले प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 75 से 82 तक। अब पूछेगा इस बीच में कौन कौन संधि हुई, तो क्या बोलना है? एक तो सूरत की संधि 1775, दूसरा पुरंदर की संधि 1776, सालवाई की संधि 1782। ये वो वाली पुरंदर की संधि नहीं है, ठीक है? ये अंग्रेज और मराठा के बीच की है। अच्छा भैया, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला था? 1803 से 1805। इस बीच कौन कौन संधि हुई? बसीन की संधि और देवगांव की संधि। बसीन की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नजदीक कौन कौन संधियां हुई? नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर की संधि 1817, पूना की संधि 1817 और मंदसौर की संधि 1818। क्लियर रहेगा? कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या इतने में? कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ध्यान देना यार। मराठाओं का साम्राज्य जो था वो अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित हो चुका था, समझ रहे हो बात को? साहू जी के समय से ही मराठा, जैसे ही मतलब आगे देखते हैं मराठा पेशवा कमजोर होने लगते हैं तो अलग अलग जगह मराठाओं का क्षेत्र फैलने लग रहा था, छोटे छोटे राज्यों का उदय होने लग रहा था। ये सब चीजें हमको देखने को मिलती हैं। तो मराठाओं की शाखाओं के बारे में पूछा जाता है। देखो पूना का जो क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र? पूना। ये कौन सा क्षेत्र है? मैं शॉर्ट में लिखूंगा, समझ जाओगे ना? मतलब जो है मैं मान के चलता हूं ये क्षेत्र कौन सा है? पूना। और पूना में जो आदमी शासन कर रहा था उसको कहते हैं पेशवा। क्या बोल देते हैं? पेशवा। समझ पा रहे हो बात को? पूना के जस्ट बगल में था नागपुर। कौन सा क्षेत्र था? नागपुर। ठीक हो गया? नागपुर में जो शासन कर रहे थे वो थे मराठाओं की शाखा भोंसले। कौन सी शाखा थी? भोंसले। अगर पूछेगा तुमको कि भोंसले कहां शासन कर रहे थे, तो नागपुर में। क्लियर हो गया इतना? इसके अलावा ये है गुजरात। कौन सी जगह है? गुजरात। गुजरात में भी बेसिकली एक सिटी है बड़ौद। कौन सी सिटी है? बड़ौद।
ठीक है भैया। जब हम इस सिटी की बात करेंगे, मतलब तुमको ये ध्यान रखना है ना कि अभी मराठा शाखाएं क्या हो रही है, छोटे छोटे हिस्सों में टूट रही है। समझ पा रहे हो बात को? यहाँ पे सिटी है गुजरात में बड़ौदा। कौन सी सिटी है? बड़ौदा। तो बड़ौदा गुजरात में मराठाओं की जो शाखा शासन कर रही थी उनका नाम था गायकवाड़। क्या नाम था? गायकवाड़। समझ गए? पूना में कौन हो गया? पेशवा। नागपुर में कौन हो गया? भोसले। अब इधर कौन हो गया? बड़ौदा में कौन हो गया? गायकवाड़। समझ रहे हो? गुजरात में कौन हो गए? गायकवाड़ हो गए। इधर बचा अपने पास बीच में शहर इंदौर। कौन सा शहर बचा? इंदौर। इंदौर में मराठाओं की एक शाखा शासन कर रही थी जिसका नाम था होलकर। क्या नाम था? होलकर। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन आएगा होलकर कहां थे, तो क्या बोल देना है? इंदौर। इंदौर के पास में मध्य प्रदेश में ही एक शाखा है उज्जैन। कौन सी शाखा है? उज्जैन। उज्जैन में मराठाओं की जो शाखा शासन कर रही थी वो थी सिंधिया। कौन सी शाखा थी? सिंधिया। बात समझ आ गई? तो मराठा जो है ना 5 टुकड़ों में बट गए। कितने टुकड़ों में बट गए? 5। पूना में कौन हो गया? पेशवा। नागपुर में भोसले। गुजरात में गायकवाड़। इंदौर में होलकर। उज्जैन में कौन हो गया? सिंधिया। याद रहेगा? तो ये मराठाओं के छोटे छोटे राज्य बन गए। बाद में पूछता है हमको कि सिंधिया कहां शासन कर रहे थे? उज्जैन में। होलकर कहां शासन कर रहे थे? इंदौर। समझ गए बात को? गायकवाड़ कहां शासन कर रहे थे? बड़ौदा, गुजरात। पूछेगा पेशवा कहां थे, तो पूना के अंतर्गत। और यहाँ पे नागपुर में कौन हो जाएंगे? भोसले हो जाएंगे। आई बात समझ में? ये मराठाओं की शाखा वगैरह। इतना तुमको ध्यान रखना है मराठा। अब हम लोग कल पढ़ेंगे मैसूर राज्य, हैदर अली एवं टीपू सुल्तान। समझ पा रहे हो बात को? कल ही इसको कंप्लीट करके कल ही आगे की चर्चा शुरू करेंगे। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी वगैरह क्या क्या चीजें हैं वो सब। फिर हम इसी हफ्ते पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। समझ रहे हो बात को? कोर्स कंप्लीट भी करना है। समझ रहे हो? हाँ, तो इसलिए इसको जो है पढ़ना वढ़ना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तक पेपर का टाइम क्योंकि नजदीक नजदीक आता जा रहा है ना, तो इसलिए तुम लोग जो है तैयारी अच्छी रखो, रिवीजन वगैरह अच्छा रखो। देखो रिवीजन वगैरह ठीक रखना, टेस्ट वगैरह होगा तो फिर पता चलेगा क्या क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं। ठीक है ना? किसी कोई सवाल क्वेश्चन वगैरह कुछ इसमें से? कुछ नहीं? कोई सवाल नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत इंटेलिजेंट हो।